वार्म एंड चीयरफुल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में, अपने चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अब जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था आपका एलिमेंट्री कैनल और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप या फिर क्या करते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 11th क्लास बायो की में। ठीक है, तो पार्ट 1 के नाम से है आपका। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक। जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। तो जल्दी से डाल लेते हैं और सभी साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, या फिर जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वे उसको नोट्स में कन्वर्ट करते चले ध्यान से। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन ऑफ फूड में ये आपका एक्म्प्लिश किया जाता है, ठीक है, 2 मैकेनिज्म द्वारा, मैकेनिकल मैकेनिज्म और आपका केमिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज accomplished by मैकेनिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म दो मैकेनिज्म के द्वारा ये आपका अकम्प्लिश किया जाता है। क्लियर है सभी को इतना? अब देखिए इसके आगे समझेंगे। अब हमें क्या करना है, मैंने जैसे बताया था आपको स्टेप बाय एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? बकल कैविटी में। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, बकल कैविटी की। देखिए इस बार जो है आपकी जो लेंथ है वीडियो की वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से, ठीक है, जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से ले लेना, या फिर वेबसाइट पर जा करके ले लेना, या फिर आप अगर मुझे मेल करेंगे, मैसेज करेंगे तो आप उसमें तब भी आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बकल कैविटी में क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किस चीज़ की? मैकेनिकल मैकेनिज्म की, कि बकल कैविटी में कौन सा आपका मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है। तो वो कौन सा होता है आपका? कि मास्टिकेशन ऑफ फूड। क्या होता है? मास्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो आपका जो मैकेनिकल मैकेनिज्म है इसमें कौन सा? मैकेनिकल मैकेनिज्म। देखेंगे मैकेनिकल मैकेनिज्म में इसमें क्या है आपका? मास्टिकेशन ऑफ फूड। क्या है? मास्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब देखेंगे इसे कि मास्टिफिकेशन ऑफ फूड में क्या बताते हैं हम, कि जो आपके क्या है टीथ हैं, ठीक है, प्लस टंग, और क्या विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? प्लस हेल्प ऑफ योर सलाइवा। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं मास्टिकेट्स द फूड, मास्टिकेट करते हैं फूड को, मास्टिकेट्स द फूड। ठीक है, ये फूड को मास्टिकेट करते हैं। तो टीथ टंग किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से मास्टिकेट्स करते हैं फूड को। ठीक है, और जो सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है आपका क्या? म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? म्यूकस। क्लियर है सभी को? अब ये जो म्यूकस है वो क्या होता है? ये थोरोली मिक्सड होता है किसके साथ? फूड के साथ। जो मास्टिकेटेड फूड है, ठीक है, उसके साथ मिक्स होता है। ठीक है, मिक्सेस थोरोली विद द फूड। ठीक है, इसके साथ पूरी तरह से मिक्सड होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए जो फूड होता है आपका मास्टिकेटेड फूड, ठीक है, विद सलाइवा इज नोन एज बोलस। उसे क्या कहते हैं हम? बोलस कहते हैं। क्लियर है सभी को? क्या कहते हैं बेटा? बोलस। समझ में आ गया इतना कि वो आपका बोलस कहलाता है। क्लियर है सभी को इतना? अभी देखिए ये जो आपका म्यूकस है ये मिक्स हो जाता है फूड के साथ, ठीक है, मैस्टिकेटेड फूड के साथ, और ये क्या करता है? लिब्रिकेट्स द फूड। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरे फंक्शन की बात करें तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिब्रिकेट्स द फूड, लिब्रिकेट्स द फूड। क्लियर है सभी को इतना कि भाई आपका ये जो है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, कि ये जो सलाइवा है के साथ जो फूड होता है मैस्टिकेटेड फूड, उसे हम बोलस कहते हैं,
जो म्यूकस होता है आपका सलाइवा में वो मिक्स होता है आपका मैस्टिकेटेड फूड के साथ, ठीक है, थोरोली, और ये क्या करता है, लिब्रिकेट को करता है फूड को फॉर इजी पैसेज, फॉर इजी पैसेज। क्लियर है सभी को इतना अभी? और इसके बारे में देखिए और मैं आपको बता देता हूं, यहां मैं इस तरीके से कर लेता हूं, ठीक है। आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो देखेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है आपका, देखिए बेटा, जो आपका फूड है, मटेरियल है, ठीक है, जो बोलस है, ठीक है, वो पुश किया जाता है आगे कंटिन्यूअस रिदमिक आपका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। जो मसल्स होती हैं किसकी, ओइसोफेगस की जो मसल्स होती हैं, फूड पाइप की जो मसल्स होती हैं, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं और खाने को फॉरवर्ड पुश करती हैं। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या आपको बहुत जगह पेरिस्टाल्सिस भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें, ये क्या होता है आपका रिदमिक, रिदमिक होता है प्लस कंटिन्यूअस, रिदमिक और कंटिन्यूअस क्या भाई आपका कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्शन, रिलैक्सेशन किस चीज का, ऑफ मसल्स ऑफ ओइसोफेगस, ठीक है, और यू कैन से फूड पाइप, ठीक है, ओइसोफेगस, ठीक है, विच पुश द फूड फॉरवर्ड, विच पुश फूड फॉरवर्ड। तो वो जो खाने को फॉरवर्ड पुश करता है मूवमेंट, उसे क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ में आ गया सभी को इतना? अब देखिए इसके बाद जो आपका एक और टर्म है वो कौन सा है, डिग्लूटिशन, ठीक है, डिग्लूटिशन, ठीक है। डिग्लूटिशन क्या होता है आपका, देखिए इसको हम स्वेलोइंग भी बोलते हैं, निकलना, क्या बोलते हैं इसे हम, स्वेलोइंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्वेलोइंग, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता है आपकी, ये होता है आपका पासिंग ऑफ फूड, पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स, कहां तक, फेरिंग्स तक, एंड देन टू ओइसोफेगस, देन टू ओइसोफेगस। क्लियर सभी को इतना? तो देखिए ये था हमारा, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, बकल कैविटी में मैकेनिकल मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे सबसे पहले, क्योंकि ये दो मैकेनिज्म के द्वारा आपका अकम्प्लिश किया जाता है, एक मैकेनिकल मेथड और आपका एक केमिकल मेथड। जो अभी तक हम बात कर रहे थे मैकेनिकल मेथड था, देखिए जिसमें क्या हुआ, मास्टिकेशन ऑफ फूड होता है आपका पहले तो, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, टीथ टंग किसके साथ सहायता से, सलाइवा की सहायता से मास्टिकेट करती है फूड को, ठीक है, और जो सलाइवा में म्यूकस होता है वो उस मास्टिकेटेड फूड के साथ मिल जाता है थोरोली, ठीक है, और उसे लुब्रिकेट करता है इसी पैसेज के लिए, ठीक है। जो मास्टिकेटेड फूड होता है अलॉन्ग विद सलाइवा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो रिदमिक और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है किसका, मसल्स ऑफ ओइसोफेगस, जो कि पुश करता है फूड को फॉरवर्ड, उसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और डिग्लूटिशन क्या होता है, स्वेलोइंग को ही हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स एंड देन टू ओइसोफेगस इज नोन एज डिग्लूटिशन। समझ में आ गया सभी को? तो फटाक से झट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमें आगे क्या डिस्कस करना है। अब हमने ये पढ़ा, आपका क्या पढ़ा अभी इसमें, मैकेनिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखेंगे केमिकल मैकेनिज्म इसका, ठीक है, कि केमिकल मैकेनिज्म कौन सा होता है इसमें, केमिकल मैकेनिज्म। ध्यान से समझेंगे सभी, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पर अभी चल रहा है, आपको बिल्कुल कंप्लीट वर्डिंग्स में नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जो आपका सलाइवा है, क्या सलाइवा, ये किस किस चीज़ का बना होता है, मतलब ये क्या क्या कंटेन करता है आपका, ठीक है, कंटेन क्या क्या कंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करता है आपका, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करता है। एंजाइम्स कंटेन करता है, ठीक है, और क्या कंटेन करता है आपका, सेल्युलर एमाइलेज
अमाइलेज एंड लाइसोजाइम ठीक है। तो सभी याद रखेंगे कि क्या क्या कंटेन करता है। ध्यान से देखो, सलाइवा ये हम पढ़ रहे हैं, इसका केमिकल मैकेनिज्म ये कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है। और एंजाइम्स को कंटेन करता है प्लस सेल्युलर अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अब क्या करेंगे, हम इनका फंक्शन समझेंगे। इसमें जो हम फंक्शन की में बात करते हैं वो करते हैं सेल्युलर अमाइलेज और लाइसोजाइम की, ठीक है। तो देखेंगे कि जो आपका सेल्युलर अमाइलेज है, क्या सेल्युलर अमाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन करता है। क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन। किस चीज पर, ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। किस पर, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, ठीक है। और उन्हें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उन्हें क्या करता है, कन्वर्ट। किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, ये आपका डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स प्लस मेल्टोज में। किसमें, मेल्टोज। तो आप कार्बोहाइड्रेट से हम केस में बताते हैं तो डाइसैकेराइड्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, या फिर मेल्टोज बताते हैं, ठीक है। अब इसको जो हम, ये जो होती है ये आपकी कितने पीएच पर होती है, 6.8 पर ये जो रिएक्शन होती है। पीएच जो होता है इस रिएक्शन का वो होता है 6.8। तो चलिए मैं आपको इस इक्वेशन के वे में दिखा देता हूँ जिसको आपको किस तरीके से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका स्टार्च, ये आपका अमाइलेज, ठीक है। ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा, इसमें मेल्टोज में। और जो आपका पीएच होगा वो होगा आपका 6.8। क्लियर है, आपको इस तरीके से समझाना है। समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम आयोडाइड, एंजाइम्स आपके सेल्युलर अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ठीक है। सेल्युलर अमाइलेज हाइड्रोलिटिक एक्शन के द्वारा, ठीक है, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च को, ठीक है, 30% डाइजेशन होता है। ध्यान रखना एक और चीज, इसका जो इनका जो डाइजेशन होता है वो 30% हाइड्रोजन आपको, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स का और किस चीज का होता है, स्टार्च का 30% डाइजेशन होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आगे भी होता है, तो अभी आगे को हम आपको बताएंगे कि जो किस तरीके से आपका पेनक्रेटिक अमाइलेज इसका डाइजेशन करता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए स्टार्च आपका पर रिएक्ट करता है कौन, अमाइलेज, हाइड्रोलिटिक एक्शन के द्वारा पीएच 6.8 और उसे कन्वर्ट कर देता है मेल्टोज में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम फंक्शन देखेंगे किसका, लाइसोजाइम का, ठीक है। इसके बाद लाइसोजाइम, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है इन सलाइवा, ठीक है, एंड एक्ट एज एंटीजन, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह। ये आपका एक्ट करता है किसकी तरह, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, बकल कैविटी के बारे में। फटाक से इसका झट से स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। चलिए करता हूं मैं इरेज। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो किस चीज की करते हैं, आपका स्टमक की, ठीक है। तो सभी डाल देंगे स्टमक, ठीक है, स्टमक। देखिए जो स्टमक है आपका वो फूड को कैरी करता है, कैरी फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे आपका स्टमक जो है फूड को स्टोर करके रखता है। क्लियर है सभी को इतना। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिकल मैकेनिज्म की, किसकी, मैकेनिकल मैकेनिज्म की, ठीक है। मैकेनिकल मैकेनिज्म में हम क्या बताते हैं, देखिए स्टमक के, इसमें हम बताते हैं कि जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, ठीक है, वो चर्निंग मूवमेंट शो करती हैं और थोरोली मिक्स कर देती हैं किस चीज़ को, फूड को, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं काइम, इस प्रोसेस को, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें के अंदर वॉल्स ऑफ स्टमक शो चर्निंग मूवमेंट। क्या शो करती हैं, चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग जानते हो ना,
घुमा देती हैं उसको मिक्स करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट, MOVEMENT, एंड मिक्स फूड विद, और खाने का मिक्स कर देती हैं किसके साथ में बच्चों, आपका गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ उन्होंने क्या कर दिया, इसे मिक्स कर दिया। अब गैस्ट्रिक जूस के साथ जो वो उसे मिक्स कर देती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज काइम, दिस फूड इज नोन एज काइम, ठीक है, दिस फूड इज नोन एज काइम। तो जो आपका फूड मिक्स होता है किसके साथ में, आपका गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, काइम। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब उसके बाद देखिए, ये तो था आपका मैकेनिकल मैकेनिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, केमिकल मैकेनिज्म की। किसकी, केमिकल मैकेनिज्म। देखिए केमिकल मैकेनिज्म में हम आपको क्या बताते हैं कि जो वॉल्स होती हैं किसकी, स्टमक की, ठीक है, जो मिकोसा होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो म्यूकोसल लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर किस चीज़ की, स्टमक की, ठीक है, हैव, क्या होता है उसके पास, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके पास होते हैं 3 टाइप के सेल्स, 3 टाइप सेल्स, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन से वो सेल्स हैं आपके जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं किसके बारे में करेंगे, देखिए पेप्टिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में, पेप्टिक और चीफ सेल्स के बारे में। पेप्टिक या फिर हम कह सकते हैं उन्हें चीफ सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं आपके, ठीक है, जो आपके पेप्टिक और चीफ सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं आपका, ठीक है, सीक्रेट प्रोपेप्सिनोजन, प्रोपेप्सिनोजन, प्रो एंजाइम होता है आपका, ठीक है, प्रोपेप्सिनोजन, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आता है, ठीक, किसके कांटेक्ट में, HCl के कांटेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके कौन से सेल्स होते हैं, पेरिएटल सेल्स, और आप क्या कह सकते हैं उन्हें, ऑक्सिंटिक सेल्स, वो क्या सीक्रेट करते हैं, HCl एंड इन्फेक्टेंट्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, पेरिएटल सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स, ये आपका क्या सीक्रेट करते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका ये रिलीज करते हैं, और जैसे ही ये आपका पेप्सिन, ठीक है, क्या किसके कांटेक्ट में आता है, प्लस मैं लिख देता हूं आपका HCl, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्वर्ट, ठीक है, इस साइड लिख देता हूं मैं इस तरीके से, कन्वर्ट, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में हो जाता है कन्वर्ट, ये देखेंगे, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, अब पेप्सिनोजन और प्लस HCl मिले तो ये बन जाता है आपका एक्टिव पेप्सिन, क्या बन जाता है, एक्टिव पेप्सिन। अब ये जो एक्टिव पेप्सिन होता है वो किसके साथ एक्ट करता है, ये आपका एक्ट करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है, और उन्हें कन्वर्ट कर देता है, क्या कर देता है, उन्हें कन्वर्ट, तो मैं इधर लिख देता हूँ कन्वर्ट इनटू, ठीक है। अब ये उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस प्लस, एक तो आपका ये जब प्रोटीन्स का डाइजेशन जो होता है सबसे पहले तो वो प्रोटियोसिस में कन्वर्ट होती है, एंड देन पेप्टोन्स में, किसमें, पेप्टोन्स, क्लियर सभी को इतना। अब उसके बाद देखिए HCl क्या करता है आपका, ये प्रोवाइड करवाता है एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ठीक है, ऑफ pH 1.8, कितने pH का, 1.8 का, ठीक है, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिनोजन, ठीक है, कि जो कि आपका ऑप्टिमल होता है किसके लिए, पेप्सिनोजन के लिए, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिनोजन, क्लियर है, तभी आपका पेप्सिनोजन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, समझ में आ गया। अब जो आपका
तीन टाइप के सेल्स बताए मैंने आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ध्यान से सुनो फिर दोबारा। जो केमिकल मेथड होता है उसमें क्या बताते हैं हम कि जो म्यूकोसल लेयर है स्टमक की, ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उसके पास 3 तरीके के सेल्स होते हैं। एक आपके म्यूकस नेक सेल्स, कौन से? म्यूकस नेक सेल्स। ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं आपका म्यूकस। किसको रिलीज करते हैं? आपका म्यूकस को, ठीक है, ये रिलीज करते हैं आपका म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है? ये किसके साथ? प्लस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के, किसके साथ? बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलकर के लिब्रिकेट करता है, लिब्रिकेट्स एंड प्रिवेंट्स म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम को बचाता है, लिब्रिकेट करता है और म्यूकोसल एपिथेलियम को बचाता है। एपिथेलियम किस चीज से बताता है भाई? इसे किस चीज का डर है? देखिए, अब HCl जब पाया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इससे उसे बचाता है फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑफ, फ्रॉम एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ HCl, नेचर ऑफ HCl। आई होप आपको सभी को इतना क्लियर हुआ। और पेप्टिक और चीफ सेल्स क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं प्रोपेप्सिनोजिन को, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन को। वो HCl के कांटेक्ट में आते ही कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में, फिर वो एक्ट करता है किस पर? प्रोटीन्स पर, और उन्हें कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स में। और पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स। क्लियर है सभी को? इतना याद रखना है। फिर पेरिएटल सेल्स और जो ऑक्सिंटिक सेल्स है, मतलब ये जो भी HCl यहाँ पर मिला था वो कहाँ से आता है आपका? इनसे, पेरिएटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स से, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, कितने pH का? 1.8, ठीक है, और जो कि ऑप्टिमल होता है किसके लिए? पेप्सिनोजिन के लिए। क्लियर हो गया सभी को इतना? अब इसमें एक और चीज जो रह गई है वो ये रह गई है कि आपका रेनिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन। एक और जो स्टमक में है चीज है वो है आपकी रेनिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेनिन। अब ये रेनिन का काम क्या होता है भाई? ठीक है, देखिए रेनिन क्या करता है आपका? ये आपका हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स। तो ये नवजात शिशुओं में पाया जाता है। जो नवजात बच्चे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है और डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को। किसमें? इन्फेंट्स में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फटाक से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देखते हैं आगे का। अब हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में? स्टमक के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। किसके बारे में? डाइजेशन ऑफ फूड में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो बात चल रही है आपके डाइजेशन ऑफ फूड, सभी डाल लेंगे जल्दी से। ये तो आपका डाइजेशन ऑफ फूड हेडिंग है, ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे किसमें? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करते हैं किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे अब मैकेनिकल मैकेनिज्म की। किसकी? मैकेनिकल मैकेनिज्म की। अब मैकेनिकल मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जनरेट करती है सेवरल मूवमेंट और फूड को मिक्स कर देती है थोरोली। किसके साथ में? आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के साथ, जूसेस के साथ में, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं मस्कुलरिस लेयर। क्या? मस्कुलरिस लेयर किस चीज की? ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जनरेट, ये क्या करती है? जनरेट करती है बेटा। क्या जनरेट करती है? सेवरल मूवमेंट्स, ठीक है, सेवरल मूवमेंट्स को, ठीक है, एंड मिक्स, और मिक्स कर देती है किस चीज को? फूड को विद किसके साथ? आपका विद इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस थोरोली, पूरी तरह से ये उसे मिक्स कर देती है। तो ये तो रहा आपका क्या भाई? पूरा मैकेनिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब पढ़ेंगे केमिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है। केमिकल मैकेनिज्म, अब देखिए इसमें केमिकल मैकेनिज्म में हमें क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि भाई जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या? बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूसेस, ठीक है, वो रिलीज किए जाते हैं किसके द्वारा? हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि आपका हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट क्या होता है? डक्ट ऑफ आपका पैनक्रियाज एंड बाइल डक्ट टुगेदरली फॉर्म द हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि डियोडेनम में जाकर के ओपन होता है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले तो बाइल जूस एंड
पैनक्रिएटिक जूस, क्या, पैनक्रिएटिक जूस, ड्रेन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा इसी लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, विया पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, क्लियर है सभी को। किसके जरिए आते हैं आपके बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, ड्रेन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा, कहां पर, डियोडेनम में। क्लियर है सभी को इतना। अब देखिए इसके बाद बात क्या करते हैं हम, कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं कि आपका ये जो पैनक्रिएटिक जूस है और बाइल जूस है वो क्या क्या कंटेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैनक्रिएटिक जूसेस के बारे में। किसके बारे में, पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। अब पैनक्रिएटिक जूस क्या कंटेन करता है आपका, इट कंटेन ट्रिप्सिनोजिन, यहाँ पर ट्रिप्सिनोजिन कंटेन करता है, कीमोट्रिप्सिनोजिन को कंटेन करता है, और क्या करता है, पैरा कार्बोक्सीडेसिस को कंटेन करता है, और क्या कंटेन करता है ये आपका, एमाइलेसिस, ठीक है, और क्या करता है, लाइपेसिस, ठीक है, और क्या करता है ये आपका, न्यूक्लियसिस, ठीक है। तो ये आपका इनको कंटेन करता है, ठीक है। अब इनको कंटेन करने के बाद किस फॉर्म में, इन इनएक्टिव फॉर्म, ये खास बात है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो म्यूकोसल लेयर होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, वो क्या रिलीज करती है, एक एंजाइम होता है जिसको रिलीज करती है, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। तो हम लिखेंगे म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज एंजाइम, सभी याद रखेंगे, कौन सा एंजाइम रिलीज करती है बेटा, एंटेरोकाइनेज, ठीक है, विच एक्टिवेट, जो कि एक्टिवेट कर देता है किस चीज को, आपका ट्रिप्सिन को, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, और यही ट्रिप्सिन बाद में इन टर्न बदले में, ठीक है, इट एक्टिवेट्स ऑल अदर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, और ये बाद में जितने भी बाद बाकी हैं आपके ऊपर के जितने भी लिखे हैं, ठीक है, सभी को कर देता है, ध्यान रखना। तो ये आपके इतने सारे जो एंजाइम्स ये प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, जो म्यूकोसल लेयर होती है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो रिलीज करती है एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो कि आपका एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिनोजिन को, किसमें, एक्टिव ट्रिप्सिन में, और वो बदले में क्या करता है, बाद बाकी के जितने भी सारे एंजाइम्स हैं उन्हें आपका एक्टिवेट कर देता है। क्लियर है सभी को इतना। अब उसके बाद देखिए क्या बताते हैं हम इसके बाद, हमारा ये हो गया आपका पूरा पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। इसके बाद जो हम बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। किसके बारे में, बाइल जूस। तो मैं डाल लेता हूँ बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या क्या कंटेन करता है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन उठ कर क्या आ जाता है आपका, कौन सा एंजाइम भाई एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजिन को, एक्टिव ट्रिप्सिन में, तो आप लिख देंगे एंटेरोकाइनेज, और बाद बाकी तो आपको नाम याद रखने ही हैं, ठीक है। चलिए अब बाइल जूस के बारे में बात करते हैं। बाइल जूस के बारे में हम क्या बताते हैं, देखिए बाइल जूस के बारे में हम बताते हैं कि आपको कंटेन करता है, इट कंटेन्स, इनके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं अभी तो हम, इट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है आपका, बाइल पिगमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स कौन से, ये बाइल पिगमेंट्स कंटेन करता है आपका बिलिरुबिन, BILURUBIN, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है, एंड बिलीवर्डिन। याद रखना कौन से वो पिगमेंट्स हैं जो कि बाइल जूस कंटेन करता है, ठीक है। और क्या कंटेन करता है आपका, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये आपका इन चीजों को कंटेन करता है। क्या क्या कंटेन करता है, दोबारा देखो,
बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सबसे खास बात, ठीक है, आपको बताना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या आपका एंजाइम कंटेन करता है बाइल जूस, तो बेटा एंजाइम कंटेन नहीं करता, बट नो एंजाइम, ध्यान रखना, बट नो एंजाइम बहुत ही जरूरी चीज़ है और ये आपको याद रखनी है कि ये कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता। इनमें से जो भी थे बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स, आपका कोलेस्ट्रॉल और ये बाइल पिगमेंट्स, इनमें से कोई भी एक भी एंजाइम नहीं है। अब ये काम क्या करता है आपका बाइल जूस, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, इट इमल्सिफाई फैट्स इनटू, ठीक है, किस चीज में कन्वर्ट कर देता है इमल्सिफाई करके उन्हें, इनटू मिसल्स, MICELLES, ठीक है, मिसल्स में ये उन्हें कन्वर्ट कर देता है। क्लियर सभी को। और क्या फंक्शन है इसका, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, एक्टिवेट्स लाइपेजेस। तो ये जो आपका लाइपेज है इसमें, ठीक है, कहाँ गया पैंक्रियाटिक जूस, ये लाइपेजेस, तो ये आपका इसको एक्टिवेट भी करता है। क्लियर है सभी को इतना, फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद हम जो बात करते हैं, देखिए होता क्या है, अभी हमने जब बात की तो हमने इसमें बात की आपकी किसकी, पैंक्रियाटिक जूस की बात की, बाइल जूस की बात की, ठीक है, आपके केमिकल मैकेनिज्म के अंदर। अब इसके बाद जो हम इसमें पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए आपको अब इसमें जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसमें जूस जो फंक्शन करते हैं, कौन कौन से करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो अब रहेगा आपका इंटेस्टाइनल जूस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, सभी डाल देंगे इंटेस्टाइनल जूस। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये इट इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, किस किस के द्वारा, आपका म्यूकस सीक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स। तो जो इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स के द्वारा जो म्यूकस सीक्रेट किया जाता है, एंड ये बनता है किसके द्वारा बनता है आपका इंटेस्टाइनल जूस, आपका म्यूकस के द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है गॉबलेट सेल्स के द्वारा, एंड द सीक्रेशंस ऑफ, ठीक है, एंड द सीक्रेशंस, और जो सीक्रेशंस होते हैं किसके, ब्रश बॉर्डर सेल्स जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, तो उनके सीक्रेशंस के साथ में करके, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सकस एंट्रिकस, एंड इट इज नोन एज सकस एंट्रिकस, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना। अब देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इट कंटेन्स, क्या 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 कंटेन करता है, ठीक है, माल्टेजेस क्या कंटेन करता है आपका, माल्टेजेस कंटेन करता है बेटा। ध्यान रखना क्या है आपका, सिंपल है, इंटेस्टाइनल जूस क्या है आपका, म्यूकस सीक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स प्लस सीक्रेशंस ऑफ द ब्लड बॉर्डर सेल्स, और इसका दूसरा नाम होता है सकस एंट्रिकस। क्लियर है। तो ये कंटेन क्या करता है आपका, माल्टेजेस, ठीक है, डाइपेप्टाइडेजेस और क्या कंटेन करता है आपका, लाइपेजेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी क्या क्या हैं आपके इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, तो माल्टेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइडेजेस ये कंटेन करता है। चलिए ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या क्या करता है आपका, वो चीज़ देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपका म्यूकस है, ठीक है, ये म्यूकस किसके साथ, म्यूकस अलोंग विद किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स लिब्रिकेट करता है, एंड प्रिवेंट्स ठीक है, प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, प्रिवेंट करता है वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन को, क्योंकि जो आपका खाना है वहां पर जो आया है तो वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि वो HCl में होकर क्या है, ठीक है, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड प्रोवाइड अल्केलाइन मीडियम क्या प्रोवाइड करता है आपका, अल्केलाइन मीडियम को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसका pH होता है कितना, pH 7.8।
तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका म्यूकस है वो आपका पीएच प्रोवाइड करवाता है कितना 7.8, क्योंकि जो खाना है वो एसिडिक है और यहाँ पर जो भी काम होता है वो आपका अल्कलाइन मीडियम में होता है, इसलिए वो साथ में कितना पीएच प्रोवाइड करवाता है 7.8 बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या हम इसमें जो याद रखना है आपको, तो सबम्यूकोसल ग्लैंड सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबम्यूकोसल ग्लैंड जिनको कि हम ब्रेनर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, ब्रेनर्स ग्लैंड। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है आपका, अल्कलाइन मीडियम। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। तो ध्यान रखना हमेशा कि ये बनता है आपको किसके द्वारा, गॉबलेट सेल्स के सीक्रेशंस के द्वारा प्लस ब्रश बॉर्डर सेल्स के सीक्रेशंस के द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, कंटेन करता है माल्टेसेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, उस म्यूकस होता है अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स, लुब्रिकेट्स एंड प्रिवेंट द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, जिस कितना होता है वो आपका पीएच 7.8। और सबम्यूकोसल ग्लैंड होता है जिसे ब्रेनर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो प्रोवाइड करता है आपका अल्कलाइन मीडियम। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं, तो हमने जितने भी अभी तक वो एंजाइम्स पढ़े थे आपके, कौन से, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, तो वो आपका क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स आपका क्या फंक्शन करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, डाइजेशन में। तो अभी हम समझेंगे इसे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स की बात चल रही है यहाँ पर, किसकी, पैनक्रिएटिक जूसेस की। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूसेस आपका कौन कौन से किस किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सभी। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि प्रोटीन्स का, किसका, प्रोटीन्स का प्लस प्रोटियोसिस का, ठीक है, और पेप्टोन्स का। पेप्टोन्स जो होती हैं आपकी पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये क्या होती है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। अब देखिए इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। इनको कन्वर्ट, जो आपकी प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स हैं, इनको आपका ट्रिप्सिन के द्वारा, जो आपका एक्टिव ट्रिप्सिन है, प्लस कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, एंड पैराकार्बोक्सिडाइजेज के द्वारा। ठीक है, ठीक है, अब इनके द्वारा इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना कि जब आपकी प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स किसके कांटेक्ट में आते हैं, ट्रिप्सिन के, कीमोट्रिप्सिन के और पैराकार्बोक्सिडाइजेज के। ठीक है, तो उसे इन्हें कन्वर्ट कर देती है किस चीज में, डाइपेप्टाइड्स में। क्लियर सभी को इतना। अब देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं कि आपका जब कार्बोहाइड्रेट्स, क्या, जब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड, जो आपके हाइड्रोलाइज कर दी जाती हैं बाई, किसके द्वारा हाइड्रोलाइज कर दी जाती हैं आपकी, पैनक्रिएटिक अमाइलेज के द्वारा। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी करता है, जब हम सेल्युलरी अमाइलेज की बात कर रहे थे तब। ठीक है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज के द्वारा भी। ठीक है, इनटू डाइसैकेराइड्स में, किसमें, डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे इसकी रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है आपका, जो आपकी पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करता है आपका कौन, अमाइलेज, और उन्हें कन्वर्ट कर देता है किसमें, डाइसैकेराइड्स में। क्लियर सभी को इतना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम किसकी बात करते हैं, फैट्स के डाइजेशन की। किसकी, फैट्स के डाइजेशन की। तो मैं इस बार रेड से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम बात करते हैं किसकी करते हैं, फैट्स की। तो जो फैट्स हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट कौन करता है, लाइपेसेस। क्या, लाइपेसेस, और उन्हें वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, मोनोग्लिसराइड्स में,
ठीक है, एंड डाइग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड्स। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक एसिड की द्वारा, न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड ये आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा? न्यूक्लियेसिस के द्वारा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका? न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है इसका न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा, ठीक है, जो आपकी किसमें प्रेजेंट होती हैं? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, वो आपकी प्रेजेंट होती है किसमें? आपका, वैसे तो हम इसमें बात कर रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस की, तो इस वजह से मैं नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा, चलो ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? न्यूक्लियोसाइडेजेस में, न्यूक्लियोसाइडेजेस के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को किसमें कन्वर्ट दिया जाता है? न्यूक्लियोसाइडेज में, ठीक है। वो आपका प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूसेस में, इसलिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? पैनक्रियाटिक जूस की। तो अगली जो हम टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे तो उनको, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, पहली वाली जो है आपकी वो ये है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा, ठीक है, डाइसैकेराइड्स में। तो उसकी रिएक्शन आपकी ये है, ठीक है, और ये एक आपकी रिएक्शन है, क्लियर है। और फिर आपका जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियेसिस, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में बेटा? आपका न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइडेज में, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम इसके बाद बात करते हैं वो करते हैं किसकी बात? इंटेस्टाइनल जूसेस की बात। तो मैं डाल लेता हूँ इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। क्लियर है सभी को? अब देखिए, ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब क्या होता है कि इसमें जो आपका जो सकस एंट्रिकस के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो हमने पढ़े थे अभी, वो क्या करते हैं? इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो क्या होते हैं आपके, मैं लिख देता हूं यहां पर, एंजाइम्स ऑफ सकस एंट्रिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, सकस एंट्रिकस कन्वर्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? वो उन्हें एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, ठीक है, उस फॉर्म में ये उन्हें कन्वर्ट कर दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या था आपका। सबसे पहले तो जी एब्जॉर्बेबल जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बने आपके ऊपर, ठीक है, उन्हीं को ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका? डाइपेप्टाइड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे आप डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? आपका डाइसैकेराइड्स, ठीक है, तो आप लिख लेंगे डाइसैकेराइड्स, ठीक है। अब वैसे जो डाइसैकेराइड्स है उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? मेल्टोज। क्या यूज करते हैं? मेल्टोज, आपको पता है। तो यहां पर हम लिखेंगे माल्टोज, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, सक्रोज और आपको लिखना है सक्रोज का भी, ठीक है। किस चीज का? सक्रोज का लिखना है, ठीक है, और लैक्टोज का, ठीक है। लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ठीक है, सक्रोज और लैक्टोज इसमें एक्स्ट्रा हैं जो आपको अभी ऊपर में मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं दिखाए गए हैं, मतलब इनके एंड प्रोडक्ट्स में नहीं दिखाए गए हैं। तो डाइपेप्टाइड्स, मेल्टोज हम पहले पढ़ करके आए, ठीक है, सेलिवरी अमाइलेज के केस में, सक्रोज, उसके बाद लैक्टोज, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए क्या है आपका, यहां पर आपका न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, तो मैं यहीं डायरेक्टली लिख देता हूं आपका, ये न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा, न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर ली जाती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं हम। तो न्यूक्लिक एसिड बाय द न्यूक्लियोसिस कन्वर्ट कर ली जाती है आपकी न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स आपकी न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें बताना है कि लैक्टोज की, किसकी बात कर रहे हैं हम? लैक्टोज की। अब लैक्टोज में क्या होता है आपका, और इसमें सभी का हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बारी बारी से इनका
देखेंगे सभी का किस तरीके से इनका कन्वर्जन होता है। ठीक है, और कुछ बचा तो नहीं है वैसे, हमारा नहीं बचा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। कोई छूटा तो नहीं है ना, पक्का? हाँ पक्का नहीं छूटा। चलिए अब देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से हम इसमें बताते हैं कि कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। डाइपेप्टाइडेजेस के द्वारा, किसके द्वारा? डाइपेप्टाइडेजेस के द्वारा, डाइपेप्टाइडेजेस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद मेल्टोज, आपका जो मेल्टोज है वो माल्टेजेस के द्वारा, माल्टेजेस के द्वारा। ठीक है, और जो सक्रोज है वो सक्रेज के द्वारा, किसके द्वारा? सक्रेज। ठीक है, और लैक्टोज जो है वो लैक्टेज के द्वारा, किसके द्वारा? लैक्टेज। ठीक है, अब ये कन्वर्ट किस किस में कर दिए जाते हैं वो देखेंगे आपका। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया आपको, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं आपकी, क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, किसके द्वारा? आपका न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसाइड्स होती हैं आपकी, ये भी आगे आपकी कन्वर्ट की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है आपकी न्यूक्लियोसाइड्स? न्यूक्लियोसाइडेजेस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? न्यूक्लियोसाइडेजेस। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, न्यूक्लियोसाइडेजेस के द्वारा। किसमें? शुगर प्लस बेसिस में बेटा, किसमें? शुगर प्लस बेसिस में। तो ये चीज़ आप सबसे पहले क्लियर रखेंगे आप अपनी। ठीक है, कि ये किस में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो डाइपेप्टाइड्स आपकी कन्वर्ट की जाती हैं अमीनो एसिड्स में, किसमें? अमीनो एसिड्स में, याद रखना। ठीक है, और जो आपका मेल्टोज है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, और ये जो आपका क्या है? सक्रोज, सक्रेज के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में? देखेंगे अभी। ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, किसमें? फ्रक्टोज में। ठीक है, तो याद रखना। अब उसके बाद लैक्टोज आपका लैक्टेज के द्वारा ये कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में आपका। ठीक है, और आपका गैलेक्टोज में, किसमें? गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज। क्लियर है सभी को? तो आप सभी को ये याद करना पड़ेगा, इजी है, आप आसानी से याद रखना। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कि फिर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो क्लियरली याद रखिए, मैं आपको पूरा फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। ठीक है, कि किस किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है सभी को इतना भी? अब देखिए इसके बारे में देखेंगे। आपका प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और पैरा कार्बोक्सीडाइजेज के द्वारा डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है? जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रोलाइज कर दिए जाते हैं पैनकेटिक अमाइलेज के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ में? डाइसैकेराइड्स में। तो हम बताते हैं इसमें पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, किसी कॉन्टेक्ट में आती हैं? अमाइलेज के कॉन्टेक्ट्स में, और डाइसैकेराइड्स में कंटेन कर दी जाती हैं। फैट्स, अरे यहाँ पर हमारा क्या रह गया? फैट्स के बारे रह गया। ठीक है, एंड प्रोडक्ट, तो अब वो अभी लिखेंगे। ठीक है, मैं वही तो कर रहा, शायद कुछ छूट रहा है तो ये नजर नहीं आया था उस टाइम। ठीक है, तो क्योंकि ये ब्लैक में नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, रह गया था। अब देखिए फैट्स लाइपेजेस के द्वारा किसमें? मोनोग्लाइसरेट्स एंड डाइग्लाइसरेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका। ठीक है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियसेस के द्वारा, न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइडेजेस में। ठीक है, उसके बाद जो आपके इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, ठीक है, वो इन पे एक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट्स पर और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो सभी याद रखेंगे आपका कि जो आपकी डाइपेप्टाइड्स हैं वो डाइपेप्टाइडेजेस के द्वारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। मेल्टोज आपका माल्टेजेस के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सक्रोज आपका सक्रेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, लैक्टोज आपका लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, आपका न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइडेजेस के द्वारा आपकी शुगर प्लस बेसिस में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा बच्चा, हम बात कर रहे थे किस चीज की? डाई और मोनोग्लाइसरेट, मोनो एंड डाइग्लाइसरेट्स। अब इनका कन्वर्जन किया जाता है लाइपेजेस के द्वारा। ठीक है, तो लिख लेंगे इसे भी। तो मैं लिख देता हूं आपका डाई एंड मोनोग्लिसरेट्स, ग्लाइसरेट्स। ठीक है, इनका कन्वर्जन किया जाता है बेटा किस चीज में किया जाता है? देखिए इसका कन्वर्जन किया जाता है आपका डाई एंड मोनोग्लिसरेट्स किसके द्वारा किया जाता है? पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेजेस के द्वारा, लाइपेजेस। ठीक है, अब इनका कन्वर्जन हो गया। इनका कन्वर्जन किस चीज में होना चाहिए आपका? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। क्लियर है सभी को? आई होप
आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को याद कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब इसके बाद देखिए ये जो सिंपल सब्सटेंसेस अभी बन करके आए, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं जेजुनम में और इलियम में। कहां पर आपके ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं? जेजुनम और इलियम में। तो लिखेंगे, ठीक है, कि जो आपके सब्सटेंस हैं, दीज सिंपल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, इन जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, एंड देन पास्ड टू वेस्ट मटेरियल, और जो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का काम हो गया खत्म, क्लियर है डाइजेशन का। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो डाल लेंगे सभी लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए इसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, खास इसमें कोई डाइजेशन, देयर इज नो स्पेसिफिक डाइजेशन यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पर कि आपके यहाँ पर डाइजेशन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स मिनरल्स एंड वाटर, ये टेक प्लेस करता है आपका यहाँ पर, क्लियर है। दूसरी चीज, ठीक है, जो यहाँ पर इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकस सीक्रेटेड बाय म्यूकोसल लेयर, लिब्रिकेट करता है। किस चीज को लिब्रिकेट करता है बेटा? यहाँ पर आपका ये लिब्रिकेट करेगा, किस चीज को लिब्रिकेट करेगा? फूड को, ठीक है, और एडर करेगा, लिब्रिकेट एंड एडर द फूड एंड एडर द वेस्ट मटेरियल, जो आपका फूड का वेस्ट मटेरियल है उसे, ठीक है, ताकि वो इजीली पास हो सके, ठीक है, फॉर इजी पासेज। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। थर्ड, ये जो अब आपका अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? फेसेस। अनएब्जॉर्ब्ड, थर्ड जी फंक्शन नहीं है ये, अब इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज नोन एज फेसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए इट ट्रांसफर्स टू, अब ये किस में ट्रांसफर हो जाता है आपका? अब ये मुझे पॉइंट लिखवाना चाहिए था ऊपर ही आपका, ठीक है। अब उससे मैं आपको इस पॉइंट को लिखवाने से पहले मैं आपको ऊपर ही लिखवाना चाहिए था इसी में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एब्जॉर्ब जो जेजुनम में और इलियम में हो जाता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पास किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पास किया जाता है तो किस में पोर्शन में पास किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, और वो गाइड किया जाता है किसके द्वारा? आपका इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा। तो मैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन इरेज कर देता हूँ, ठीक है, याद रखना वैसे आप, तो मैं बस लिख देता हूँ, ठीक है। द फेसेस आर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं सीकम, ठीक है, सीकम एंड गाइडेड बाय इलियोसिकल वॉल्व। वहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, देखिए इलियम से जाता है आपका सीकम में, ठीक है, तो इसी वजह से इलियोसिकम वॉल्व, ठीक है। अभी इलियोसिकल वॉल्व का काम क्या होता है? ये बैक फ्लो को रोकता है, किस चीज के? आपके वेस्ट मटेरियल का, फेसेस के, ठीक है, विच प्रिवेंट, तो याद होना चाहिए आपको सारे वॉल्व्स के नाम, पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फेसेस,
क्लियर है सभी को? अब देखिए अनएब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इज नोन एज फेसेस, ठीक है। इट इज टेम्पोररीली, और ये बाद में आपका टेम्पोररीली क्या होता है, स्टोर्ड इन, स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम, किसमें, रेक्टम में, टिल डिफेकेंटेशन, टिल डिफेकेंटेशन। तो जो आपका रिमूवल का प्रोसेस होता है किसको, फेसेस को, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिफेकेंटेशन। अभी देखिए इसके बारे में समझेंगे कि भाई ये जो पूरा सिस्टम था अभी तक का हमारा, वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपकी एक्टिविटीज़ थी वो आपका न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, आपके न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा, हार्मोनल मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे गैस्ट्रो, ठीक है, इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल की जाती हैं आपकी, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है बेटा, आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा, न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, और हार्मोनल मैकेनिज्म के द्वारा, हार्मोनल मैकेनिज्म। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए इसमें देखिए आगे लिखते हैं, व्हेन फूड इज इन माउथ, जब माउथ में होता है, ठीक है, और भी सेंस स्मेल, या फिर उसकी हमें खुशबू आती है, सेंस स्मेल। तो आपको पता है जैसे ही अगर अच्छा खाना बना होता है तो स्टिमुलेट करता है किसको, सेलिवरी ग्लैंड्स को, और सीक्रेट करता है सलाइवा, ठीक है। इट स्टिमुलेट, वो स्टिमुलेट करता है आपका, किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है बेटा, सेलिवरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है। और इसी तरीके से आपके न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा अदर आपके जो भी ये हैं, ठीक है, आपके इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो भी क्या होते हैं, आपके एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर स्टिमुलेट किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए उसके बाद न्यूरल मैकेनिज्म जो होता है, ठीक है, न्यूरल मैकेनिज्म इज गाइडेड बाय लोकल न्यूरल सिस्टम एंड सीएनएस, लोकल न्यूरल सिस्टम एंड सीएनएस के द्वारा, ठीक है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्लियर सभी को इतना? अब देखिए और जो हार्मोनल मैकेनिज्म, तो याद रखना दो आपके मैकेनिज्म के द्वारा आपकी इनकी दोनों की एक्टिविटीज कंट्रोल की जाती हैं, न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म के द्वारा। किस तरीके से कि भाई जब आपका खाना मुंह में होता है, आप स्मेल सेंस करते हैं तो आपको स्टिमुलेट करता है वो सेलिवरी ग्लैंड को टू सीक्रेट प्रोड्यूस सलाइवा। उसी की तरीके से आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। और जो देखिए जो मसल्स होती हैं इनकी, ठीक है, वो आपके न्यूक्लियर मैकेनिज्म के द्वारा गाइड की जाती हैं, सीएनएस के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, हार्मोनल मैकेनिज्म इज गाइडेड बाय लोकल हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मिकोसा। तो याद रखिए जो भी आपका हार्मोनल मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा गाइड किया जाता है, जो आपके लोकल हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जो कि सीक्रेट किए जाते हैं किसके द्वारा, म्यूकोसा के द्वारा, आपकी गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल वाली, ठीक है। उसकी म्यूकोसा के द्वारा जो आपके हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं बेटा, वो आपका हार्मोनल मैकेनिज्म को गाइड करते हैं। क्लियर है सभी को अभी इतना? ठीक है, तो फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट और उसके बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। चलिए अब डालेंगे हेडिंग आप सभी, क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, जल्दी से खत्म करेंगे इस चैप्टर को अब, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे कंप्लीटली, ठीक है गाइस। चलिए अभी बात करेंगे हम किस चीज़ की, एब्जॉर्प्शन की। सबसे पहले आप डालेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो
किसके थ्रू, आपके इंटेस्टाइनल मुकोसा के थ्रू पास कर दिए जाते हैं ब्लड में या फिर लिम्फ में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स इनटू ब्लड और लिम्फ थ्रू इंटेस्टाइनल मिकोसा, ठीक है। क्लियर है गाइस। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है ट्रांसफर होने का, एंड प्रोडक्ट्स का जितने भी हमारे आपका एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस बने, ठीक है, किस चीज में ट्रांसफर होने का, ब्लड में या फिर लिम्फ में, किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल मिकोसा के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कैरी किया जाता है आपका 3 मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। इट इज कैरीड बाय 3 मैकेनिज्म, इट इज कैरीड बाय 3 मैकेनिज्म्स, 3 मैकेनिज्म के द्वारा ये कैरी किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे वो आपके 3 मैकेनिज्म कौन से हैं, मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, और उनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मैकेनिज्म हम देखते हैं इसमें वो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कौन सा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है गाइज, क्लियर है। तो सभी समझते रहिए अभी। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद जो होता है वो होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज्म के द्वारा आपका कैरिड किया जाता है किसका, एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है। अब देखिए ये इनके बारे में बता दूं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती उसे बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्यों पड़ती है मैं वो आपको बताऊंगा। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन विया कैरियर आयंस, लाइक जैसे कि आपका सोडियम प्लस, Na+, क्लियर है। तो उसके जरिए होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किस किस चीज़ की, कि इसमें किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें आपका देखिए आपका इसमें जो आपका होता है वो किस किस का होता है, ग्लूकोज का प्लस अमीनो एसिड्स का, और किसका होता है इसमें आपका, देखिए इसमें आपका ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आपका फ्रक्टोज, किसका, फ्रक्टोज प्लस अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका किसका होता है, इसमें होता है आपका सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और किस किस का होता है, ध्यान रखिएगा कि किस किस का इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का होता है आपका, ग्लूकोज का होता है, और अमीनो एसिड्स का, प्लस अमीनो एसिड्स एंड वाटर का भी, ठीक है। और वो जो वाटर वाला होता है, वाटर के मैं आगे लिख देता हूँ, ये आपका डिपेंड होता है किस पर, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो होता है इसमें प्लस, इसमें आपका जो है उसमें हमने सोडियम लिखा है ना, इसमें आपके क्लोरीन के आयंस भी होती हैं, ठीक है, एंड क्लोरीन आयंस, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब देखिए क्या बात करते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, किसमें, किसके द्वारा, इसमें सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और ये बेस्ड होता है आपका किस पर, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर है गाइज। तो आप याद रखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज
योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें बता देंगे आप वो ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसमें सिंपल डिवीजन के द्वारा होता है, जो कि बेस्ड होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन तरफ अपने आप चला जाता है, ठीक है। और इसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स और प्लस क्लोरीन आयंस का। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट्स में हम क्या बताते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, विया योर कैरियंस आयंस सोडियम एंड सोडियम आयंस, ठीक है। तो किसका होता है? फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड्स का। तो आपको क्लियरली याद रखना है कि इसमें किस किस का ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या बताते हैं, ऐसे बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, आपको बस इतना ही है उसमें। अब उसके बाद देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात चलती है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बताते हैं कि आपकी इसमें नीड पड़ती है किस चीज़ की? एनर्जी की, ठीक है। इसमें आपका वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर जरूरत होता है। और इसमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये आपका अगेंस्ट द ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका इस वजह से, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स का, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का। तो क्लियर सभी को आपको कि किस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है गाइस, क्लियर है ना? अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ते हैं समझते हैं, वो क्या चीज़ समझते हैं देखेंगे कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। जो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड्स क्या? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल आर क्या होते हैं बेटा? देखिएगा जरा। अब वो जो होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? आर इनसॉल्युबल। अब जब वो सॉल्यूबल नहीं है तो भाई उन्हें ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो देखिए क्या किया जाता है, उन्हें स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सो दे आर ट्रांसफॉर्म्ड into small droplets, ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? मिसल्स, MICELLES, ठीक है। मिसल्स में इन्हें ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जाती हैं कहाँ पर? म्यूकोसा के थ्रू, ठीक है, म्यूकोसल के थ्रू अंदर जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पर कि अब मिसल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके ट्रांसफर कर जाती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक है। विच आर ट्रांसफर्ड टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, क्लियर है सभी को? तो अब क्या हुआ देखिए, आपका जो मिसल्स है वो कहाँ गई? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक है। वेयर, जहाँ पर कि दे आर कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड टू कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में आपके ट्रांसफॉर्म कर ली जाती हैं, ठीक है। और जो कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? काइलोमाइक्रोन्स। क्या बोलते हैं? नोन एज काइलोमाइक्रोन्स। ये गाइज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ और दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। देखिए फैट्स क्या होती है? हमारी इंसॉल्युबल होती है, इस वजह से उन्हें पहले आपको ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है किसमें? स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिनको कि मिसल्स बोलते हैं, जो कि आपकी ट्रांसफर कर जाती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, जहाँ पर कि उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है किसमें? आपका कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में, आप जिनको कि हम क्या बोलते हैं? आपका काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स आर द कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स इनसाइड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्लियर हो गया, ठीक है। आफ्टर विच, जिसके बाद दे आर ट्रांसफर्ड टू लैक्टियल सेल्स, दे आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू लैक्टियल सेल्स। उसके बाद ये ट्रांसफर कर दी जाती है आपकी लैक्टियल सेल्स में, ठीक है। और वो इन्हें क्या करते हैं? ड्रेन कर देते हैं। विच ड्रेन देम इनटू लिम्फ, ठीक है, क्लियर है सभी को? उसके बाद ये ड्रेन कर जाती हैं आपकी लिम्फ में। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट आपका, ठीक है। तो जो फैटी एसिड्स और जो ग्लाइसरोल है इस तरीके से आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए क्या हम पढ़ते हैं कि जो आपका मैक्सिमम डाइजेशन है, ठीक है, क्या? मैक्सिमम डाइजेशन वो कहाँ पर होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस किस चीज़ का होता है इसमें? आप यहाँ पर आपका माल्टेज का, ठीक है, और किसका होता है?
फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल का, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल का, ठीक है। और किसका होता है आपका, देखिए यहाँ पर आपका मैक्सिमम होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम होता है। तो किस किस का होता है आपका, देखिए माल्टेज का बता दिया मैंने, फैटी एसिड्स का बता दिया, ग्लाइसरॉल का बता दिया, ठीक है। अमीनो एसिड्स का होता है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड ग्लूकोज। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपका यही होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, माउथ में, कि माउथ में आपका किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, पता है आपको, माउथ में भी होता है, ठीक है। तो माउथ में किसका होता है बेटा, सर्टेन ड्रग्स का, किस चीज़ का, सर्टेन ड्रग्स। और ये सर्टेन ड्रग्स कौन से होते हैं, विच केम इन कॉन्टेक्ट, विच केम इन कॉन्टेक्ट विद म्यूकोसा एंड, जो कि म्यूकोसा के और किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताते हैं आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल म्यूकोसा, ठीक है। तो जो आपका साइड म्यूकोसा के केसेस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, सबलिंगुअल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन सर्टेन ड्रग्स का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, किसके अंदर, माउथ के अंदर। फिर उसके बाद देखेंगे स्टमक के अंदर किसका होता है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर आपका किस किस का किया जाता है देखेंगे, ठीक है। सिंपल शुगर्स का, किस चीज़ का, सिंपल शुगर्स का, ठीक है। और किसका किया जाता है यहाँ पर आपका, एंड अल्कोहल्स, एल्कोहल्स, ठीक है, इनका किया जाता है। बचा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी वैसे मैंने आपको बताया, छोड़िए से, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने अभी आपको बताया है कि वहाँ पर किस किस का होता है। मैं फिर दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स का, ठीक है, वाटर का, मिनरल्स का एंड सॉल्ट्स का। क्लियर है, वहाँ पर इस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दोबारा देख लीजिए एक और जल्दी से, फैटी एसिड्स का मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर माल्टेज, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स प्लस अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ में सर्टेन ड्रग्स का जो कि कॉन्टेक्ट में आते हैं आपके, ठीक है, एपिथेलियल म्यूकोसा के में और सबलिंगुअल म्यूकोसा के, ठीक है। स्टमक के अंदर सिंपल शुगर्स का और अल्कोहल्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ेंगे जल्दी से। चलिए देखिए इसके बाद पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं एसिमिलेशन की, कि आपका एसिमिलेशन क्या होता है। तो देखिए एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, ये वो प्रोसेस होता है जब आपका जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड से टिश्यूज में पहुंच जाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी वर्किंग के लिए, उसे बोलते हैं हम एसिमिलेशन। सभी डालेंगे कि आपका एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ, ये क्या होता है आपका, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स टू टिश्यूज फ्रॉम ब्लड, ठीक है, एंड दे यूटिलाइज इट फॉर देयर functioning is known as एसिमिलेशन। वो क्या कहलाता है आपका, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो डाइजेस्टेड आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके ब्लड से कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज के पास, जहाँ पर कि वो यूटिलाइज करते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। अब देखिए क्या होता है, जो रेक्टम में फेसेस होते हैं, ठीक है, वो इसके एक पॉइंट है, अब डाल लेना, फेसेस इन रेक्टम, ठीक है, फेसेस इन रेक्टम जो स्टोर रहते हैं वो क्या करते हैं, दे क्रिएट न्यूरल रिफ्लेक्स। क्या क्रिएट करते हैं बेटा, न्यूरल रिफ्लेक्स, क्रिएट न्यूरल रिफ्लेक्स। तो ये न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरल रिफ्लेक्स जब ये क्रिएट करते हैं तो ये कॉज करते हैं अर्ज टू फॉर रिमूवल, कि भाई हमें रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो कॉजिंग अर्ज फॉर रिमूवल, ठीक है। अब ये जो रिमूवल है इसका, विच इज वॉलेंट्री एक्शन, वो वॉलेंट्री एक्शन है, विच इज वॉलेंट्री एक्शन, और जो कैरिड आउट किया जाता है, ठीक है, कैरिड आउट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, किसके द्वारा,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो जानते हो ना, वो मूवमेंट जो कि कॉज किया जाता है आपका बाय द रिलैक्सेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टम की मसल्स जो है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिसकी वजह से फिर ये क्या हो गया था आपका रिमूवल किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सभी डाल लेना डिसऑर्डर्स, क्या डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जॉन्डिस। क्या पढ़ते हैं बेटा? पहला डाल लीजिए जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस में क्या होता है? लीवर इज अफेक्टेड। क्या होता है? लीवर अफेक्ट होता है बेटा, ध्यान रखना, लीवर इज अफेक्टेड, ठीक है। क्या होता है? लीवर अफेक्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है? जो कलर होता है किसका? आपकी आइज का और स्किन का, वो ब्लू हो जाता है। किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट के जमा होने की वजह से, ठीक है। कलर ऑफ आइज एंड स्किन बिकम येलो, बिकम येलो। क्यों पड़ जाता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट के एक्यूमुलेशन की वजह से कलर पीला पड़ जाता है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं वोमिटिंग के बारे में, ठीक है। वोमिटिंग, ठीक है। अब वोमिटिंग क्या होता है? ये इजैक्यूलेशन होता है कंटेंट का स्टमक के, ठीक है, फ्रॉम द माउथ, ठीक है। तो ये इट इज इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन, ठीक है, ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक, कंटेंट ऑफ स्टमक, ठीक है, विया माउथ, विया माउथ, ठीक है। और ये कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई वोमिटिंग सेंटर। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बेटा? वोमिटिंग सेंटर के द्वारा, ऑफ मेडुला, ऑफ मेडुला। और जो घबराहट की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ नोसिया, घबराहट की जो फीलिंग होती है, ठीक है, कॉज वोमिटिंग, ठीक है। फीलिंग ऑफ नोसिया, फीलिंग ऑफ नोजिया कॉज करती हैं आपका वोमिटिंग, ठीक है, पलटियों को। क्लियर है सभी को गाइस? तो ये था हमारा इसके बारे में कि भाई जो इजैक्यूलेशन होता है कंटेंट का स्टमक के माउथ के द्वारा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका वोमिटिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये कंट्रोल की जाती है वोमिटिंग सेंटर के द्वारा, मेडुला के, ठीक है। और फीलिंग ऑफ नोजिया कॉज करती है वोमिटिंग। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट डिसीज के बारे में। अब इसके बारे में जो हम बात करते हैं वो डायरिया के बारे में बात करते हैं। किसके? डायरिया, ठीक है। अब देखिए आपका डायरिया के केस में क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? बोवेल मूवमेंट की, ठीक है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट, किसकी? बोवेल मूवमेंट, ठीक है। एंड लिक्विडिटी ऑफ फेसेस, लिक्विडिटी ऑफ फेसेस, ठीक है, इंक्रीज्ड, इसके आगे लगा लेना पहले, इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। और इसमें क्या होता है? जो फेसेस की लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। फेसेस लीड्स टू, ठीक है, इर्रेगुलर डिस्चार्ज, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट लीड्स टू इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना ये क्या होता है कि इसमें इरेगुलर आपका एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? बोवेल मूवमेंट की, ठीक है, प्लस इंक्रीज हो जाती है लिक्विडिटी फेसेस की, जिसकी वजह से रेगुलर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो कि आपका लीड्स करता है टू द इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें अच्छे से नहीं हो पाता है। क्लियर है सभी को? ये भी आपको डिसऑर्डर समझ में आ गया कि आपका डायरिया में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किस चीज की? कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपका जो फेसेस होते हैं, ठीक है, वो रिटेन्ड रहते हैं रेक्टम के अंदर, ठीक है। इन दिस काफी वक्त तक रिटेन्ड रहते हैं किसमें? रेक्टम में। इन दिस फेसेस आर रिटेन्ड इन रेक्टम, रिटेन्ड इन रेक्टम। किसकी वजह से?
ड्यू टू इरेगुलर बोवेल मूवमेंट, ड्यू टू इरेगुलर बोवेल मूवमेंट। क्लियर है सभी को इतना? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या देखते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन के बाद हम पढ़ते हैं बेटा इंडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? इंडाइजेशन, INDEGESTION। अब देखिए इंडाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इंडाइजेशन में आपको बताया जाता है कि इसमें क्या होता है, आपके पास जो होती है, इसमें खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस आती है कि भाई पेट भरा भरा सा है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंडाइजेशन, ठीक है। इट इज इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ फुलफिलनेस, लीड्स टू फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस, फीलिंग्स ऑफ फुलफिलनेस, ठीक है। इससे ऐसा लगता है कि भरा भरा सा, कि हाँ भाई पेट भरा भरा है, ठीक है। कॉज क्या हो सकता है इसका, ठीक है, फूड पॉइजनिंग कॉज हो सकता है इसका, फूड पॉइजनिंग, और ठीक है स्पाइसी फूड, कि भाई फूड पॉइजनिंग हो रखी हो, स्पाइसी फूड हो, ठीक है, ओवर ईटिंग एक्सेट्रा, ओवर ईटिंग, आप ज़्यादा खा लें, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आप किस चीज़ के, इंडाइजेशन के। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंडाइजेशन क्या है, इम्प्रॉपर डाइजेशन जो होता है फूड का, जिसकी वजह से फुलफिलनेस की फीलिंग आती है, कॉज आपका फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्पाइसी फूड हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकती है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं आपका, या फिर सपोज करो एंजाइम जो है वो पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंडाइजेशन। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कंप्लीटली, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें तैयार कर लें, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट नोट्स, और जिस किसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए, ठीक है, वो वेबसाइट पर जाकर लेकर सकता है, या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें फॉलो कर सकता है, या फिर हमें मेल कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम का लोगो भी मिल जाएगा चैनल के ऊपर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है, और दूसरों को भी इस चैनल को प्रेस्क्राइब करें, ठीक है। और वही बात मेरी फिर से कि उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि हम इस इंडिया को कोचिंग फ्री बना सकें और आप हमारे इस अभियान में मदद करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।